हेलो दोस्तों। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप का। तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, ठीक है, तो उसको हम अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो 5 पॉइंट हमने बताया था कल, और ये भी बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसमें और कुछ सुधार करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो कल मैंने 5 पॉइंट लिखवाया था, आज मैं एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि कल मैंने 5 पॉइंट जो बताया था उसमें पहला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच इक्वली डिवाइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अलाउ नहीं होगा किसी भी पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तीसरा पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा फर्म के द्वारा किसी पार्टनर से। नेक्स्ट पॉइंट था सैलरी कमीशन, तो सैलरी कमीशन भी नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, उसमें लास्ट पॉइंट में था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, जो कि केवल 6% पर एनम ही अलाउ था। ठीक है, ये बातें हो गई लास्ट वीडियो का। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं 11th में हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वो थोड़ा सा याद करवा देता हूं ताकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाने में मुझे सुविधा होगी। देखो आप लोगों ने जो 11th में बनाया था, पूरा डिटेल से तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से आता हो। तो हम लोग जब बनाते थे 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से बनाते थे हम लोग। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको कि फाइनल अकाउंट्स 11th में वो लोग अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हों। यहाँ पे पार्टिकुलर आता था, यहाँ पे अमाउंट आता था, यहाँ पे पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे फिर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसके बाद आता था परचेज, है ना, परचेज रिटर्न लेस हो जाता था इसमें से। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, जो डायरेक्ट रूप से मैन्युफैक्चरिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते थे। इधर बाई सेल आता था, लेस सेल रिटर्न हो जाता था, एक क्लोजिंग स्टॉक आता था। ठीक है, और इस दोनों का जो भी डिफरेंस होता था वो, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो जो बैलेंसिंग फिगर होता था उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते थे, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा कुछ लिखते थे। ठीक है। और अगर लॉस होता था, लॉस किस केस में? इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो उस केस में हमारा ग्रॉस लॉस हो जाता था। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस इधर आ जाता था। ठीक है, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इधर लिखते थे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में वो सारी चीजें, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, जो भी इनडायरेक्ट इनकम होता था। और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो भी एक्सपेंस होता था फैक्ट्री में, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता था। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो सारा खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। और उसके बाद ये कहानी बनती थी कि अगर ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ऐसे लिखते थे, और जो यहां पे बचता था बैलेंसिंग फिगर, उसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते थे। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गया। अब इतना ही करना है आपको 12th में। यहां तक तो आपके पास बना बनाया मिलेगा कि भैया नेट प्रॉफिट ये है। ठीक है, इसका अगला स्टेप क्या होगा? इसी के अगले स्टेप को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस का तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी यहां पे नेट प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स के बीच में बंटवारा करना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन हो। मतलब इसमें वो सारी बातें आएंगी जो पार्टनर से रिलेटेड हो केवल। ठीक है, तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस सबको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि यहां तक आपने 11th में पढ़ा है। इसके बाद का काम है ये, आपको क्वेश्चन भी मिलेगा तो उसमें नेट प्रॉफिट निकाल के दिया होगा कि नेट प्रॉफिट फर्म्स का इतना है, आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, या अगर कोई नेट प्रॉफिट निकालने में गलती हो गई हो, ठीक है, आपने पार्टनरशिप डीड सही से नहीं पढ़ा और आपने पार्टनरशिप डीड बिना पढ़े हुए ही ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना दिया, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि बाद में पता चले कि हमने जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तो है ही नहीं। ठीक है, वो दो टाइप्स के एरर्स हो सकते हैं। वो पहला एरर्स ऑफ कमीशन और एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन, ये दोनों टाइप की गलतियां हो सकती है नेट प्रॉफिट निकालने में। उस एरर्स को हम लोग
नेक्स्ट ईयर में एक जर्नल एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब हमने जो पिछले साल में गलतियां कर दी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, उसको सुधार करना हमारा पास्ट एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहां तक पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तो बात की बात है जब आपके पास नेट प्रॉफिट गलत हो गया या पार्टनरशिप डीड है, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं पढ़ा और हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, ठीक है, गलती हो गई। कमीशन देना था किसी पार्टनर्स को, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, हमने कमीशन नहीं दिया, ठीक है। तो वो सब सारी बातें बात की बात है। तो यहां से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम ये कह सकते हैं कि दिस अकाउंट is prepared to show the distribution of profits among the partners, ठीक है। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पार्टनर्स के बीच, ठीक है। कैसे? जो पीएल एप्रोप्रिएशन होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, ठीक है, ये इसका नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। तो एक लाइन और भी लिख देता हूं मैं, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा होता है नेचर? नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद रखना होगा। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि डेबिट आप किसको करोगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट किसको करोगे आप लोग? ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है, या इसको हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना है आप जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैं एक और बता देता हूं कि आपको डेबिट उसको करना है अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो डेबिट कर दोगे।
ठीक है। और अगर एक्सपेंस एंड लॉसेस डिक्रीज कर रहा हो तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। सेम अगर इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है अगर इनकम सॉरी दोस्तों,